चलिए, तो आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टीडीएस एंड टीसीएस। सर, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये दोनों ही जो टॉपिक है वो आज के मॉड्यूल में हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और इसको पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे, इसके सेक्शन समझेंगे, इसके केस लॉ समझेंगे। इसके बाद इसको प्रैक्टिकली भी हम इसके पेमेंट्स, इसके रिटर्न्स, इसके सर्टिफिकेट्स, ऑनलाइन करेक्शन, ये सभी चीज़ें हम वन बाय वन वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस है, चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, तो आपको टीडीएस एंड टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आपको डे टू डे जो वर्क लाइफ होती है अकाउंट टैक्सेशन की, उसमें तीन चीज़ आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। एक पहला आपको डे टू डे का अकाउंटिंग, जो पूरा आपको फाइनल करना आना चाहिए, अप टू फाइनलाइजेशन इसको बोलते हैं। दूसरा आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। और तीसरा आपको देखने के लिए मिलेगा टीडीएस एंड टीसीएस, जो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी अकाउंट से टैक्सेशन जॉब के लिए जा रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है। एज अ फ्रेशर भी तो वहाँ पे आपको टीडीएस टीसीएस पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है। तो फटाफट से हम यहाँ पे नोट्स में आते हैं और एग्जैक्टली समझते हैं कि ये टीडीएस टीसीएस है क्या। ठीक है, करेक्ट है। और इसमें एग्जैक्टली हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है, करेक्ट है, वो कैसे काम करती है, पहले वो समझेंगे। उसके बाद आपको टीडीएस जो टीसीएस कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा। ठीक है। तो अगर हम इंडियन टैक्सेशन सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है। डायरेक्ट टैक्सेशन या डायरेक्ट टैक्स बोलो आप, या फिर आप दिस सेकेंड है इनडायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोल सकते हो। ठीक है, करेक्ट है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्सेशन बोलो। तो एग्जैक्टली अगर मैं पहली बार टैक्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता है दोनों में फ़र्क क्या है। तो सिंपल है कि जो हम हमारी इनकम के ऊपर टैक्स भरते हैं, ठीक है, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है। और अगर हम कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस अगर हम परचेस करें, उसके ऊपर अगर हमें टैक्स भरना हो तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आज के डेट में हम बात करें तो मेजर आपको दो टैक्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एक आपका जीएसटी, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, और दूसरा आपका कस्टम्स लॉ। ठीक है, करेक्ट है। क्योंकि जीएसटी आने के बाद मोस्ट ऑफ द जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जो लॉज वगैरह है, करेक्ट है, वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए क्योंकि जीएसटी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स में आपको एक सिंपल लॉ देखने के लिए मिलेगा, दैट इज इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, करेक्ट है। सो यहाँ पे ये जो टीडीएस टीसीएस का जो कॉन्सेप्ट है, ये इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन किया गया है। मतलब ये जो टीडीएस एंड टीसीएस का जो कॉन्सेप्ट है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया। ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो हम सेक्शंस वगैरह इसमें पढ़ेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब मुद्दे की बात आती है कि सर, अगर टीडीएस एंड टीसीएस इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है तो हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकली हम इसको इनकम टैक्स के साथ ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? है ना, ये क्वेश्चन आना चाहिए मन में। तो सर सिंपल है कि जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं प्रैक्टिकली, तो इनकम टैक्स में हम किसी भी इंडिविजुअल का, फर्म का या कंपनी का ओन जो टैक्स कैलकुलेशन होता है, ठीक है, ओन जो कंप्यूटेशन होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे ओन आईटीआर वगैरह फाइल करना होता है वो हमें डिस्कस करना होता है। बट टीडीएस टीसीएस में क्या होता है कि इसमें हमें दूसरों के इनकम पे टैक्स डिडक्ट करना होता है। मतलब जब आप किसी को पे करेंगे तो वहाँ पे आपको ये अमाउंट डिडक्ट करना होता है जो सामने वाले पर्सन की इनकम है। ठीक है। इसलिए इसका जो कंप्लायंसेस हैं, इसके जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हमें हैंडल करनी है वो अलग है ना। इसलिए हम टीडीएस एंड टीसीएस को प्रैक्टिकली अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से एक एज अ फ्रेशर मेरे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, मान के चलो कि कभी मैंने टीडीएस टीसीएस हैंडल नहीं किया है, तो एक मेरे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि गवर्नमेंट ने टीडीएस का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टीसीएस का कॉन्सेप्ट है, क्यों इंट्रोड्यूस किया? ठीक है, करेक्ट है, ये मेरे मन में क्वेश्चन आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये जो टीडीएस टीसीएस है इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम टीडीएस पढ़ लेते हैं और फिर हम टीसीएस पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग देखने के लिए मिलेगा, टीसीएस का कॉन्सेप्ट अलग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं टीडीएस डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मान के चलो एक कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी ए लिमिटेड और एक पर्सन है मिस्टर वाई।
एक पर्सन कौन है, मिस्टर वाई है, ठीक है। एक सिंपल सा लेमन लैंग्वेज में हम समझते हैं यहाँ पे। तो मिस्टर वाई एक कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्टर वाई क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, करेक्ट है। तो उन्होंने ए लिमिटेड में कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क है बेसिकली उन्होंने वहाँ पे एग्जीक्यूट किया। किसने किया, मिस्टर वाई ने किया। तो मिस्टर वाई कौन है, तो सर मिस्टर वाई एक सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, करेक्ट है। और ए लिमिटेड कौन है, ए लिमिटेड सर्विस रिसीवर है। क्या है, सर्विस रिसीवर है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मिस्टर वाई ने जब सर्विस कंप्लीट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, तो उन्होंने क्या दिया, इनवॉइस दिया, ठीक है, करेक्ट है, इनवॉइस दिया। अब इनवॉइस मान के चलो उन्होंने 5 लाख का दिया, ठीक है। फिलहाल मैं जीएसटी वगैरह यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, हम आगे जीएसटी का भी इम्पैक्ट समझेंगे टीडीएस में, ठीक है। तो 5 लाख का इनवॉइस दिया, ठीक है। अब ये ए लिमिटेड जो है, इन्होंने ये मिस्टर वाई को 5 लाख का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है, 5 लाख का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो इन्होंने अगर पेमेंट किया है तो टेक्निकल टर्म में हम इसको पेयर बोल सकते हैं, और जिनको पेमेंट रिसीव हुआ है उनको हम पेई बोल सकते हैं। उनको क्या बोल सकते हैं, पेई बोल सकते हैं, ठीक है, पेयर एंड पेई, ठीक है। ये टर्म ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा समझने में ईजी होगा टीडीएस। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से कि जो पेई है उसे 5 लाख का इनकम हुआ, ये 5 लाख पेई के लिए क्या हो गया, ये 5 लाख उनके लिए इनकम हो गया, ठीक है, करेक्ट है। तो ये 5 लाख जो उनका इनकम हो गया, ठीक है, करेक्ट है। उसके सामने उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस भी इंकर किए होंगे डेफिनेटली। से फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 लाख का एक्सपेंस इंकर किया होगा, 2 लाख का एक्सपेंस इंकर किया होगा, ठीक है, करेक्ट है। तो प्रॉफिट जो हुई उनकी कितनी हुई, 3 लाख हुई, प्रॉफिट कितनी हुई, 3 लाख हुई। तो प्रॉफिट के ऊपर आपको क्या भरना है, आपको टैक्स भरना है, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स। हम जब फाइनेंशियल पढ़ते हैं, इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो टैक्स 30% है, तो 90,000 का टैक्स आ गया, 90,000 का क्या आ गया, टैक्स आ गया। अब किसी भी पर्सन को इंक्लूडिंग यू टैक्स भरना अच्छा नहीं लगता, क्यों, क्योंकि आपने 5 लाख कमाया, उसमें से 2 लाख तो खर्चा ही हो गया, 3 लाख आपके पास बचा, उसमें से भी 90,000 आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स होता है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो पे करे। सब लोग यही चाहते हैं कि कम से कम इनकम टैक्स उनको पे करना पड़े, क्योंकि उनके जेब से पैसा जा रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा चांसेस है कि जो मिस्टर वाई है वो अपने इनकम को थोड़ा कम करके दिखाए। मतलब हो सकता है कि वो वहाँ पे ओनली 4 लाख ही शो करे, कितना शो करे, 4 लाख ही शो करे, ठीक है, करेक्ट है, बराबर। और प्रॉफिट कितना दिखाए, 2 लाख ही दिखाए, प्रॉफिट कितना दिखाए, 2 लाख दिखाए। और अगर प्रॉफिट 2 लाख दिखाते हैं तो टैक्स उनका बेसिकली कितना होगा, अगर आप 30% करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट 30,000 का टैक्स क्या हो गया, कम हो गया, है ना, करेक्ट है। हम यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसको स्लैब वाइज टैक्स एप्लीकेबल होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये टीडीएस टीसीएस का जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो मिस्टर वाई है उन्होंने अपने इनकम को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको तो टैक्स कम मिल रहा है, 30,000 का टैक्स कम मिल रहा है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, करेक्ट है, वो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट होता है, करेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना, करेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया, एक रास्ता निकाला। इसका रास्ता क्या निकाला, रास्ता ये निकाला कि जो बंदा पे कर रहा है हम उसी को बोलते हैं कि जब आप उनको पे करो, जब आप उनको क्या करो, पे करो, तो पे करने के टाइम पे आप क्या करना, जो अमाउंट पे करोगे उसके ऊपर एक सर्टन परसेंटेज हम आपको बताएंगे एज ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मान के चलो हमने बोला 10%, कितना बोला, 10%, तो आप वो अमाउंट डिडक्ट कर लेना, और डिडक्ट करने के बाद उस पर्सन को पे करना, डिडक्ट करने के बाद उस पर्सन को पे करना, ठीक है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसको बोल दिया, पेयर को बोल दिया, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट डिडक्ट किया गया पेयर की तरफ से, इसी को नाम दिया गया टीडीएस। क्या नाम दिया गया, टीडीएस, कि आप जब पे करोगे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट क्या कर लेना है, डिडक्ट कर लेना है, ठीक है, करेक्ट है। और डिडक्ट करके हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर देना है, ठीक है, करेक्ट है। और इसी को हमने नाम दिया टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको समझनी है कि अगर ए लिमिटेड ने ये टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को 2 फायदे हो गए। 2 फायदे कैसे हो गए, पहला, अगर आपने कभी इनकम टैक्स हैंडल किया है तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप कोई चीज़ अर्न करते हैं, है ना, आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके कंप्लीट कभी होता है मार्च, ठीक है, करेक्ट है। अगर मान के चलो मैं अप्रैल 25 से मार्च 26 ले लूँ, ठीक है, करेक्ट है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स होगा वो आप कभी भरेंगे, तो सर आप फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद भरेंगे। मान लेते हैं अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मुझे ड्यू डेट मिलेगा 31 जुलाई का,
अगर ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल नहीं हो तो 31 जुलाई 2026 का करेंगे, है ना, करेक्ट है। अगर कंपनी वगैरह हुई, ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल हो रहा है तो वहाँ पे ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी, है ना, करेक्ट है। तो सिंपल तरीके से आपको क्या समझना है, सिंपल तरीके से क्या समझना है कि यहाँ पे वो जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है तो इनकम तो 25-26 में अर्न कर रहा है, करेक्ट है, लेकिन वो जो टैक्स है वो कभी भर रहा है सर, वो नेक्स्ट ईयर भर रहा है, ठीक है, करेक्ट है। तो सर ये जो थ्रू आउट द ईयर अगर गवर्नमेंट को रन करना है ये कंट्री, तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो टीडीएस के रूप में ये पैसा उनको क्या मिल गया, ये पैसा उनको एडवांस में मिल गया, ये पैसा क्या मिल गया उनको, एडवांस में मिल गया। तो टीडीएस इंट्रोड्यूस करने का जो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर ये भी रहा कि जो गवर्नमेंट है या जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको एडवांस में टैक्स मिल जाता है, एडवांस में टैक्स मिल जाता है। मतलब जब वो फाइनली टैक्स भरने के लिए जाएंगे, मान के चलो उन्होंने अपनी इनकम जो है 5 लाख की दिखाई, ठीक है, करेक्ट है, तो उनको टैक्स 90,000 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट आपका 3 लाख आ गया। तो जब आपको टैक्स 90,000 आएगा, तो आप 90,000 भरेंगे नहीं, करेक्ट है, क्योंकि आपका टैक्स कटा हुआ है। तो आप वो अमाउंट जो है वो क्या कर लेंगे, आप लेस कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, अमाउंट लेस कर लेंगे, ठीक है, करेक्ट है। और जो वैल्यू आएगी लेस करने का, वही आपको बेसिकली क्या करना है, पे करना है। तो टीडीएस इस तरह से काम करता है, टीडीएस इस तरह से काम करता है कि अगर आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया होगा तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो टैक्स बन रहा होगा उसके सामने टीडीएस एडजस्ट हो जाएगा, और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आपको टैक्स एडिशनल भरने के लिए आ रहा है, करेक्ट है, या फिर आपका टैक्स ज़्यादा कट हो गया तो आपको डिपार्टमेंट से रिफंड भी मिलेगा, ठीक है, करेक्ट है, वो हम इनकम टैक्स में देखेंगे। अब मुद्दे की बात, पहला एडवांटेज क्या मिल गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि पैसा एडवांस में मिल रहा है, पैसा क्या मिल रहा है, एडवांस में मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि अब अगर मिस्टर वाई ये शो करना चाहे कि उन्हें 5 लाख नहीं 4 लाख मिला हुआ है तो वो शो नहीं कर पाएंगे। द रीज़न बिकॉज क्योंकि अगर इन्होंने 5 लाख पे टीडीएस डिडक्ट किया तो उन्होंने जो टीडीएस की रिटर्न फाइल करी होगी, जो कंप्लाइंसेस किया होगा, उसमें इनकम 5 लाख ही दिखाया होगा, ठीक है, करेक्ट है। आज के डेट में तो आप देखेंगे तो एक स्टेटमेंट भी आ चुका है, AIS करके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, है ना, करेक्ट है, जिसके थ्रू बेसिकली पता चल पाता है कि वो जो पर्सन है उनको कितना पैसा मिला है। या हम पहले बात करें, अभी भी हो ये है टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म 26 ईयर्स, ठीक है, जिसके थ्रू भी टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ किसी पर्सन का हम ट्रैक कर सकते हैं, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे 2 फायदे हो गए डिपार्टमेंट को टीडीएस की वजह से। पहला, टैक्स एडवांस में मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट है, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि जो अमाउंट है उसमें इनकम में कम से कम तो मैनिपुलेशन के जो चांसेस हैं वो बेसिकली क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये टीडीएस क्यों लाया गया, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है, करेक्ट है। तो टीडीएस में एग्जैक्टली आपको इतना तो समझ गया कि टीडीएस में आपको क्या करना है, टीडीएस में क्या करना है कि जो बंदा पेयर होगा, जो बंदा क्या होगा, पेयर होगा, जो हमने बात किया यहाँ पे ए लिमिटेड की बात की, जो पेयर होगा उसे क्या करना होगा कि जब भी वो कोई अमाउंट पे करेगा, कोई भी जो अमाउंट पे करेगा, जैसे हमने बात की 5 लाख 6 लाख 7 लाख, करेक्ट है, तो उस अमाउंट के ऊपर करेक्ट है, उसे एक परसेंटेज बताया जाएगा। परसेंटेज कहाँ बताया जाएगा, तो परसेंटेज के अलग अलग सेक्शन है, आगे हम सेक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उस अमाउंट के ऊपर हमें क्या करना है, हमें एक सर्टेन परसेंटेज जो बताया जाएगा वो हमें डिडक्ट कर लेना है, ठीक है, करेक्ट है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा टीडीएस को क्या कर लेना, डिडक्ट कर लेना, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे 2-3 बातें निकल के आती हैं, 2-3 बातें क्या निकल के आती हैं सर, सबसे पहले कि क्या सर ये टीडीएस जो है वो खाली हमारे जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, जो बिजनेस के पेमेंट्स होते हैं उसी पे एप्लीकेबल होता है या फिर पर्सनल पे भी एप्लीकेबल होता है। तो सर टीडीएस पर्सनल पे भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आप कोई पर्सनल पेमेंट भी कर रहे हो तो भी वहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। आगे मैं बताऊँगा कैसे वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है, क्योंकि आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर मैंने तो बहुत सारे पर्सनल पेमेंट्स किए, मैंने तो कभी टीडीएस नहीं डिडक्ट किया हुआ है ना, करेक्ट है। आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कहाँ पे पर्सनल के सिचुएशन में भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। बट आपको थंब रूल ध्यान रखना है कि टीडीएस सभी पे एप्लीकेबल है जो भी बंदा इंडिया में पेमेंट करता है, ये आपको थंब रूल ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो सर आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है, टैन बोलते हैं जिसको, टैन बोलते हैं। ये टैन जो है ये बेसिकली आपके पास होना मस्ट है, ठीक है, क्योंकि विदाउट टैन जो है ये टीडीएस जो आप डिडक्ट करेंगे, करेक्ट है, वो आप भरेंगे कैसे, क्योंकि टैन होगा तभी वो टीडीएस भरा जाएगा। तो टैन क्या है, टैन एक लाइसेंस है, ठीक है, लाइसेंस जो आपको टीडीएस के जो फर्दर कंप्लायंसेस हैं उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो जो भी बंदा टीडीएस डिडक्ट करे उसके बाद टैन होना ही चाहिए। अब टैन अप्लाई कैसे किया जाता है सर, ठीक है, करेक्ट है। मान के चलो कोई स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, ठीक है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट हुआ तो सर मान के चलो मैंने वो स्टार्टअप ज्वाइन किया, तो क्या सर उसको टैन पहले से अप्लाई करना है या फिर कोई लिमिट है, जैसे जीएसटी में हम पढ़ते हैं कि आपका 20 लाख या 40 तक का लिमिट होता है, ठीक है, उसके बाद ही आपको क्या जीएसटी अप्लाई करना होता है ना। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ लिमिट है? तो सिंपल तरीके से यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं, सभी को जो है बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे टैन अप्लाई करना है, सभी को टैन अप्लाई करना है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस। जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है आपका बिजनेस, आपको
टैन अप्लाई करना है, एक्सेप्ट 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 इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। कौन? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है? एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, करेक्ट है। इसको एक कैटेगरी ऑफ आप बोल सकते हो, एंटिटी या बिजनेस टाइप बोल सकते हो, ठीक है, करेक्ट है, जो सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो ये जो दो कैटेगरी जो है, यहाँ पे एक लिमिट दी गई है कि यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल एचयूएफ को, करेक्ट है, कुछ सिचुएशन में, सभी में नहीं, कुछ सिचुएशन में यहाँ पे उनको लिमिट दी गई है कि उनकी अगर लिमिट एक्सीड हुई, करेक्ट है, प्रीवियस ईयर में अगर वो बिजनेस करते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में उन्हें कुछ सेक्शंस में लिमिट दी गई है। ऐसे नहीं है कि सभी जगह लिमिट है, कुछ सेक्शन में लिमिट दी गई है, आगे वो सेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगर आप देखें तो इंडिविजुअल एचयूएफ को भी टैन अप्लाई करना चाहिए, लेकिन कुछ सेक्शंस में उनको एक्सेप्शन है, ठीक है, करेक्ट है, तो एक्सेप्शन आगे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज सभी को टैन अप्लाई करना कंपलसरी है, ठीक है, करेक्ट है। तो टैन अप्लाई कैसे किया जाता है? तो टैन अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म 49B करके एक फॉर्म दिया जाता है। क्या? फॉर्म 49B करके एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म आपको भरना होता है, ठीक है। उसी के थ्रू आप बेसिकली क्या करते हैं? टैन अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? टैन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने कभी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी हो या फिर आपने LLP इनकॉर्पोरेट करा हो, कभी कंपनी या फिर LLP इनकॉर्पोरेट करा हो, करेक्ट है, न्यू सेटअप किया हो, तो वहाँ पे जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, इनकॉर्पोरेशन के लिए एक फॉर्म भरा जाता है, स्पाइस प्लस कंपनी के लिए भरा जाता है और LLP के लिए फॉर्म फिलअप भरा जाता है। तो जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे हमें फॉर्म के साथ में ही, करेक्ट है, जो पैन का और जो टैन का एप्लीकेशन होता है वो वहीं से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर कोई न्यू सेटअप कंपनी है या न्यू सेटअप हो रही है LLP, तो उन्हें अलग से आके फॉर्म 49B फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो वहीं से उनका पैन और टैन दोनों अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन अगर कोई जो कंपनी है, करेक्ट है, जिन्होंने मान के चलो मुंबई या फिर ठाणे में अपना ऑफिस ओपन किया, रजिस्टर किया, ठीक है, करेक्ट है, और कल को वो पुणे में एक नया ऑफिस ओपन कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में अब तो स्पाइस प्लस भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पाइस प्लस एक ही बार भरा जाता है जब आपको इनकॉर्पोरेशन करना होता है, ठीक है, करेक्ट है। और उस कंपनी को पुणे ब्रांच का अलग से टैन लेना है। पुणे ब्रांच का क्या लेना? अलग से टैन लेना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि सर अगर मेरे मल्टीपल ब्रांचेस है तो क्या मैं मल्टीपल टैन अप्लाई कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट है, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर वो ब्रांच से पेमेंट वगैरह हो रहा है तो आप अलग से टैन भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो कंपनी है LLP है, ये पुणे में अपना एक नया ऑफिस ओपन कर रही है, ठीक है, करेक्ट है, और वहाँ पे वो टैन अप्लाई करना चाहती है। तो अब वो फॉर्म 49B फाइल करके ही टैन क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। बाकी सभी सिचुएशन में, चाहे इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म वगैरह हो, उन्हें ये फॉर्म 49B के थ्रू ही क्या करना है? टैन अप्लाई करना है। तो टैन अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? तो टैन अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे आना पड़ेगा। उस वेबसाइट का नाम है protein.teenpan.com। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे सर्विसेज में आपको मिल जाएगा यहाँ पे टैन का ऑप्शन, ठीक है, टैन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया, आप यहीं से टैन अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके प्रोफाइल में कुछ चेंज हुआ है, मतलब जिनके नाम पे टैन है उनके प्रोफाइल में उनका एड्रेस वगैरह कुछ चेंज हुआ है, तो वो चेंज और करेक्शन जो है वो भी बेसिकली आप यहीं से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे नया टैन कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं न्यू टैन पे क्लिक करूँगा। जब मैं न्यू टैन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो फॉर्म एक्सेस हो जाएगा, फॉर्म 49B, ठीक है, करेक्ट है, ये फॉर्म एक्सेस हो जाएगा, फॉर्म 49B। ये फॉर्म 49B में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके चार्जेस बताए गए कि आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा टैन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे जब आप टैन अप्लाई करेंगे तो टैन अप्लाई करने के दो ऑप्शन होते हैं। कौन से दो ऑप्शन होते हैं? पहला ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास DSC है। DSC क्या होता है? एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। कभी आपने देखा हो आपके ऑफिस वगैरह में, अगर आप फ्रेशर वगैरह हैं तो आप वर्क करेंगे तो वहाँ पे एक DSC करके आपको मिलेगा, जैसे पेन ड्राइव के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपके पास DSC है, ठीक है, अगर आपके जो एंटिटीज़ का DSC है तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपके एंटिटी के पास DSC नहीं है तो आप सिंपल फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करिए, ठीक है, करेक्ट है। तो अगर आपका DSC नहीं, आपको DSC नहीं पता है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके, करेक्ट है, आप जो है टैन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क एक ही होगा कि अगर आप विदाउट DSC टैन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक पुणे का एड्रेस दिया गया, आप देखेंगे तो, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर्म होता है, ठीक है, करेक्ट है, ये पुणे कुरियर करना होता है। पुणे क्या करना होता है? कुरियर करना होता है। अगर आपने विदाउट जो DSC जो है वो बेसिकली क्या किया होगा? आपने अप्लाई किया होगा। और अगर आपका DSC है तो
पुणे वो डिटेल भेजना नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बट यहाँ पे डीसी अगर है तो आपको बहुत सारी यूटिलिटी वगैरह यहाँ पे डाउनलोड करनी होती है, ठीक है। तो सिंपल अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे आप विदाउट डीसी यहाँ पे प्रोसीड करिए, ठीक है। आप किसके लिए टैन अप्लाई कर रहे हो, आपको कैटेगरी चूज करना पड़ेगा, डिडक्टर चूज करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट है। डिडक्टर मतलब पेयर की बात करें, जो पे करेगा। तो मान के चलो हम इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्म है वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, करेक्ट है। फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपका जो ऑफिस वगैरह है वो कौन से लोकेशन में है, उसका एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड और एओ नंबर आपको बताना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर ये तो मुझे पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे क्लिक हियर करके ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, करेक्ट है। और आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, करेक्ट है, आपकी जो सिटी का नाम होगा वो बेसिकली आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। अगर मान के चलो आपकी सिटी जो है यहाँ पे लिस्टेड नहीं होगी तो आपके आसपास में जो मेजर सिटी होगी, करेक्ट है, वो आपको रेफर करना होगा। तो मान के चलो ठाणे करते हैं यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट है। तो ठाणे में हमारा ऑफिस है तो हम यहाँ पे ठाणे कर लेते हैं, तो यहाँ पे ठाणे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ठाणे पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब मल्टीपल ऑप्शन में यहाँ पे एक रेगुलर ऑप्शन दिया गया टीडीएस सर्कल ठाणे, ठीक है, करेक्ट है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। और एक है टीडीएस वार्ड 1 एंड टीडीएस वार्ड 2। और एक कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा, अल्फ़ाबेट A to M विद इन टेरिटोरियल एरिया और डिस्ट्रिक्ट और ठाणे एक्सक्लूडिंग एरिया तालुका ऑफ कल्याण भिवंडी, ठीक है। मतलब अगर आपका एरिया वगैरह डिस्ट्रिक्ट जो है, करेक्ट है, उसका अल्फ़ाबेट A to M होगा तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर N to Z होगा तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, लेकिन अदर दैन ये जो एरियाज़ है उसके अलावा बताया गया, ठीक है, करेक्ट है। तो मान के चलो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सबमिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप सबमिट करेंगे तो आपके बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो भी ऑटो फिल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे रेफर करना है, ठीक है, करेक्ट है। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, ठीक है। तो मान के चलो मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइटल तो मान के चलो मैं श्री करता हूँ, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे यहाँ पे पहले पूछा है सर नेम, तो यहाँ पे हम कुमार कर लेते हैं, ठीक है, कुमार। और यहाँ पे अजय, ठीक है, फर्स्ट नेम अजय हमने कर लिया, ठीक है। मिडल नेम यहाँ पे हमने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड होगा, एरर आएगा तो हम लोग फिलअप कर लेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सर नेम और फर्स्ट नेम यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है, करेक्ट है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका ऑफिस है उसका एड्रेस वगैरह बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे और एड्रेस में पहले ब्लॉक नंबर वगैरह है, तो मान के चलो मैंने 15 लिख दिया। यहाँ पे नेम ऑफ प्रीमाइसेस में तो मैंने गणेश टावर मेंशन कर लिया, ठीक है, करेक्ट है। रोड वगैरह यहाँ पे जो एड्रेस है वो मैंने मेंशन कर लिया। एरिया वगैरह हमने मेंशन कर लिया यहाँ पे ठाणे। टाउन वगैरह बेसिकली ये ठाणे मेंशन कर लिया, ठीक है। स्टेट जो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में पिन कोड पूछा तो पिन कोड हमने मेंशन कर लिया, ठीक है। एसटीडी कोड यहाँ पे पूछा है तो एसटीडी कोड भी मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल कोई लैंडलाइन यूज़ नहीं करता, बट एसटीडी कोड आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर में आप आपका नंबर वगैरह मेंशन कर दीजिए, ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद में ईमेल आईडी में आप आपका जो प्राइमरी ईमेल आईडी है वो मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही मोस्टली वो टैन वगैरह भेजा जाता है। नेशनैलिटी ऑफ डिडक्टर, आप इंडियन है, फॉरेनर है, तो मान के चलो मैं यहाँ पे इंडियन कर लेता हूँ, ठीक है, करेक्ट है। इसके अलावा आपको पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टैन है, करेक्ट है, फिर टीसीएस के लिए टैन आपके पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ऑलरेडी अगर एक टैन है किसी दूसरे ऑफिस का, तो दूसरे ऑफिस के लिए आप नया टैन अप्लाई कर सकते हो, तो वो बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है, तो हमारे पास कोई दूसरा टैन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है आई, है ना, करेक्ट है। आई हियर बाय, जो पर्सन है उनका नाम, एज अ कैपेसिटी ऑफ ओनर, ठीक है, करेक्ट है। एंड वेरीफाइड डेट एट, यहाँ पे लोकेशन देना पड़ेगा, तो लोकेशन यहाँ पे मेंशन किया। इसके बाद आप जो है यहाँ पे जो है जीएसटी नंबर होगा तो आप भर सकते हो, ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैसे पे करना है, तो मुझे नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना है, मान के चलो, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सबमिट, ठीक है, सबमिट कर लेता हूँ, ठीक है। और सबमिट करने के बाद जो बेसिकली आपको जो है वेरिफिकेशन पेज आएगा, उस वेरिफिकेशन पेज के बाद फिर आपको पेमेंट करना होगा यहाँ से फर्दर, ठीक है, करेक्ट है। सो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो तब तक मीनवाइल हम जो हमारा नोट्स है वो रेफर कर लेते हैं कि नोट्स क्या बोल रहा है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस विद एन एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द एवरी सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, करेक्ट है। तो ये इनका एक जो आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव है टीडीएस एंड टीसीएस इंट्रोड्यूस करने का। अ पर्सन मेकिंग पेमेंट इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, जो मैंने आपको बताया पेयर, उसको डिडक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट स्पेसिफाइड रेट अंडर डिफरेंट सेक्शंस, आगे हम सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे अलग अलग परसेंटेज बताया गया, वो रेफर करेंगे हम।
द पर्सन हु इज डिडक्टिंग टीडीएस इज कॉल्ड एज डिडक्टर एंड द पेमेंट रिसीवर इज कॉल्ड एज डिडक्टी। जो मैंने आपको बताया कि जो पेयर होता है उसको डिडक्टर भी बोलते हैं और जो पेई होता है उसको डिडक्टी भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर डिडक्टिंग टीडीएस अ पर्सन शुड अप्लाई 10 डिजिट टैन, ठीक है। ये 10 डिजिट टैन आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है, करेक्ट है। ये अभी भी स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे 10 डिजिट का टैन अप्लाई करना होता है फॉर्म 49B में, ठीक है, जो आपको वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन बताएगा, इनकम टैक्स के सेक्शन ही है। अगर आपकी जो फॉर्म है वो टैन के लिए एलिजिबल है और टैन अप्लाई नहीं कर रही है तो वहाँ पे पेनल्टी का भी प्रोविजन है अप टू यहाँ पे 10,000 तक का, ये सेक्शन बेसिकली यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से हमें टैन के बारे में बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये प्रोसीड हो रहा है मीनवाइल, ठीक है, करेक्ट है, तो हम यहाँ पे टीडीएस का जो स्टेप है वो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी एज आप कंपनी हो या फिर आप मिस्टर वाई हो, है ना, या मिस्टर ए हो, ठीक है, करेक्ट है, या फिर आप AY पार्टनरशिप फॉर्म हो, आप कोई भी हो, करेक्ट है, आप इंडिविजुअल हो, कंपनी फॉर्म हो, कोई भी हो, ठीक है, करेक्ट है, कोई भी हो, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई पेमेंट करोगे, पेमेंट कब करेंगे सर? पेमेंट कब करेंगे? पेमेंट हम करेंगे या तो मैंने गुड्स परचेस किया हो या तो सर्विस परचेस करी हो, या तो गुड्स परचेस किया हो या तो सर्विस परचेस करी हो। तो पहले जो टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होता था वो खाली सर्विस पे ही होता था, बट आगे जाके इन्होंने गुड्स पे भी जो टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन जब हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि चाहे आप गुड्स के लिए पे करो चाहे सर्विस के लिए पे करो, ठीक है, तो आपको इनवॉइस मिली होगी। आपको क्या मिली होगी? इनवॉइस, जिसको हम आज के डेट में टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो मान के चलो आपको टैक्स इनवॉइस मिली है, 10 अप्रैल की। कभी की मिली है? 10 अप्रैल की मिली है, ठीक है, करेक्ट है। और आपको जो इनवॉइस मिली है उस पर जो टैक्सेबल वैल्यू है मान के चलो 1 लाख है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख है, मतलब 1 लाख की आपने सर्विस ली, ठीक है, और उस पर आपको जीएसटी चार्ज हुआ है, ठीक है, जीएसटी चार्ज हुआ है, मान के चलो 18%। कितना चार्ज हुआ है? 18% हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। एक बार हम रेफर कर लेते हैं कि यहाँ पे, हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बेसिकली यहाँ पे प्रोसीड हुआ है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमें कैपेचा मेंशन करना है, ठीक है, कैपेचा मेंशन करेंगे एंड यहाँ पे इंटरनल एरर, ठीक है, यहाँ पे कैपेचा पहले मेंशन कर लेते हैं। तो कैपेचा मेंशन करते हैं यहाँ पे इसको, ये यहाँ पे, और इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है, कंफर्म करते हैं। और ये बेसिकली आपका आ गया यहाँ पे पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग। स्क्रॉल डाउन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन आपको क्या करना है? एग्री करना है, ठीक है, एग्री करना है। और एग्री करने के बाद आपको जैसे पे करना हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR वगैरह, आपको बेसिकली सिलेक्ट करके क्या करना होगा? वो पे करना पड़ेगा। और पे करने के बाद आपको एक रिसीट मिलेगी, वो रिसीट आपको पुणे के एड्रेस पे भेजना है जो मैं आपको एड्रेस बताया था, ठीक है, करेक्ट है। और जैसे ही आप भेजेंगे तो आपको विद इन अ वीक आपको इस तरह से एक टैन जो है बेसिकली आपको क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। आपको एक टैन जो है बेसिकली यहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। ये टैन है, ठीक है, करेक्ट है, हमारे क्लाइंट को अलॉट किया गया है, तो ये टैन अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे आपको टैन नंबर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे टैन देखने के लिए मिलेगा। तो ये टैन जो बेसिकली क्या किया गया? अलॉट किया गया, ठीक है। सो ये सिंपल तरीके से आप किसी का भी टैन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम हमारे केस स्टडी पे आते हैं वापस, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे 1 लाख का इन्वॉइस मिला है, 18,000 आपको जीएसटी चार्ज हुआ है। तो टोटल जो इन्वॉइस वैल्यू मिली है वो कितना मिला है? वो टोटल 1,18,000 का मिला है। सिंपल, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको इन्वॉइस मिला तो 10 अप्रैल को मिला है, ठीक है, करेक्ट है। और प्रैक्टिकल जब आप काम करेंगे तो वहाँ पे जो एंटिटीज़ होती हैं वहाँ पे एक क्रेडिट पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है कि आप हमें जो है इन्वॉइस के बाद 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज में आप पेमेंट कर सकते हो। तो मान के चलो आप पेमेंट करने वाले उसको 10 जून को, कभी पेमेंट करने वाले? 10 जून को करने वाले, ठीक है, 10 जून को करने वाले। तो आपको इन्वॉइस मिली 10 अप्रैल को और पेमेंट आपने किया, आपने पेमेंट कभी किया है? आपने पेमेंट किया है 10 जून को किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना है कि जो टीडीएस होता है, ठीक है, करेक्ट है, उसको आपको कब डिडक्ट करना है? तो इन्होंने बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताया कि जो आपकी क्रेडिट ऑफ द वेंडर होगा, क्रेडिट ऑफ द वेंडर, या फिर पेमेंट टू वेंडर, विच इज अर्लियर। क्रेडिट का मतलब कि जिस डेट को आप वो इनवॉइस जो है वो बुक कर रहे हो, क्योंकि बुक करते तो एंट्री क्या करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर को क्या करेंगे? क्रेडिट ही करेंगे, है ना, करेक्ट है। तो वो डेट या फिर पेमेंट डेट विच इज अर्लियर। तो सर हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इसमें कौन सा डेट अर्लियर आ रहा है? तो सर इनवॉइस डेट अर्लियर आ रहा है। तो आपको इनवॉइस डेट को यहाँ पे जो टीडीएस है बेसिकली क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। अगर आप इन्वॉइस डेट को डिडक्ट नहीं करते, जो क्रेडिट डेट है वो नहीं करते, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकता है उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि आइदर इन्वॉइस डेट और पेमेंट डेट विच इज अर्लियर। हमारे इस एग्जाम्पल में हमें कब टीडीएस डिडक्ट करना है, तो सर हमारा जो टैक्स इन्वॉइस है वो पहले आ रहा है, तो हमें टैक्स इन्वॉइस जो डेट है उस डेट को हमें क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और जब भी आप टीडीएस डिडक्ट करते हो तो जीएसटी पे टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना है, टैक्स पे टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है। तो टीडीएस जो भी हमेशा डिडक्ट होगा वो आपकी बेसिक जो प्राइस होगी, जो टैक्सेबल वैल्यू होगी, उसी पे आपको टीडीएस जो है एग्जीक्यूट करना है। जीएसटी पे कभी भी आपको टीडीएस अप्लाई नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपने इस डेट को टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, ठीक है, करेक्ट है, या फिर आपने इन्वॉइस ही लेट बुक किया, तो इन्वॉइस लेट बुक किया तो ऑटोमेटिकली टीडीएस भी आपका जो है क्या हो गया, लेट बुक हुआ, है ना। क्योंकि कुछ लोग जो कैंडिडेट आते हैं क्लासरूम में या फिर ऑनलाइन में, वो शेयर करते हैं कि सर बहुत बार क्या होता है कि जो फिजिकल कॉपी होती है वो लेट रिसीव होती है। ठीक है, करेक्ट है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जो इन्वॉइस है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मांग लेनी है। ठीक है, करेक्ट है। दूसरी चीज़ कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर बहुत सारे डिपार्टमेंट का इंटरनली अप्रूवल लगता है, उसके बाद हमारे पास इन्वॉइस पहुंचता है। ठीक है, करेक्ट है। तो सिंपल तरीके से आप मेक श्योर कर लो कि जो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होगा, आपकी जो भी बिजनेस होगा, उसको आपको एक क्लेरिफाई करना है कि अगर आपने जो है टीडीएस लेट डिडक्ट किया है, करेक्ट है, तो वहाँ पे आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है। 1% पर मंथ का क्या होगा, इंटरेस्ट आपको एप्लीकेबल होगा। अब ये इंटरेस्ट कैसे काम करता है मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, बट फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टीडीएस लेट डिडक्ट करते हैं तो वहाँ पे 1% पर मंथ का प्रोविजन है। तो इसके लिए टीडीएस आप टाइम पे डिडक्ट करें, सही डिडक्ट करें, इससे कि इंटरेस्ट वगैरह आप अवॉइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, है ना, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे सिंपल तरीके से आइदर इनवॉइस और पेमेंट डेट विच वाज अर्लियर। बट कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मान के चलो आपने 10 अप्रैल को आपने 40,000 का एडवांस पेमेंट कर दिया। 40,000 का आपने क्या किया, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है, करेक्ट है। क्योंकि आपको कोई सर्विस लेनी है तो आपने एडवांस पे कर दिया, और उसकी जो इन्वॉइस आने वाली है, जो उसकी इन्वॉइस आएगी, टैक्स इन्वॉइस, करेक्ट है, वो आपको मिलने वाली है 10 जून को। कभी मिलेगी, 10 जून को, और वो इन्वॉइस है 1 लाख की। ठीक है, फिलहाल मैं जीएसटी वगैरह कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बेसिक प्राइस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको 10 जून को बिल मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आपको 40,000 के ऊपर जो टीडीएस है वो आपको अप्रैल में ही डिडक्ट कर लेना है। ठीक है, ये क्लियर है ना आपको, ठीक है, करेक्ट है। और जब आप जून में आपको इन्वॉइस मिलेगी तो उसमें से 40 आप माइनस कर दोगे, क्योंकि 40 पे ऑलरेडी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। तो जून में आपको 60,000 के ऊपर टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आइदर इनवॉइस डेट मतलब क्रेडिट टू द वेंडर और पेमेंट विच चॉइस अर्लियर पे आपको टीडीएस जो है डिडक्ट करना मस्ट है, अदरवाइज 1% पर मंथ का प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो बात की कि जो टीडीएस डिडक्ट करने का जो ड्यू डेट है वो आइदर इनवॉइस डेट है या पेमेंट डेट है विच चॉइस अर्लियर है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। बट इसमें 7 एक्सेप्शन है। क्या है, 7 एक्सेप्शन है कि जहाँ पे आपको जो टीडीएस है वो आपको इनवॉइस डेट या क्रेडिट डेट जिसको बोलते हैं वहाँ पे डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्चुअली पेमेंट करोगे, जब आप क्या करोगे, एक्चुअल पेमेंट करोगे, उसी टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत है। आपको वहीं पे टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो एक सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, सेक्शन 192। ठीक है, जो बात करता है सैलरी का। इसकी बात करता है सैलरी का। ठीक है, तो ये सेक्शन में ऐसा बोला गया कि आपको जब आप सैलरी बुक करते हो, ठीक है, करेक्ट है, अगर उस टाइम आपने टीडीएस काटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उस टाइम पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करते, आप पेमेंट के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट करते हो तो भी चलेगा, वहाँ पे आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। जैसे कि मान के चलो कोई एंटिटी है जिसने मार्च मंथ में मान के चलो 10 लोगों की सैलरी की या फिर 50 लोगों की सैलरी बुक की। ठीक है, मार्च मंथ में, और उसमें से मान के चलो अप्रैल मंथ में 45 लोगों की जो सैलरी है, करेक्ट है, वो क्या कर दी, उन्होंने पेड कर दी। 45 जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी पे कर दी। 5 लोगों की सैलरी जो है उन्होंने क्या कर दी, होल्ड कर दी। 5 लोगों की जो सैलरी है बेसिकली क्या करी, उन्होंने होल्ड कर दी। ठीक है, करेक्ट है। क्यों, कोई भी रीज़न हो सकता है, मान के चलो प्रॉपर्ली हैंड ओवर नहीं दिया हो, एब्सकॉन्डिंग केस हो, है ना, कोई भी सिचुएशन हुआ, तो उन्होंने 5 लोगों की सैलरी होल्ड कर दी। अब ये 5 लोगों को कंडीशन है कि वो प्रॉपर हैंड ओवर दें या फिर जो भी हो, जो डिस्प्यूट हो वो क्लियर करें। ठीक है, और ये होते होते मान के चलो दिसंबर आ गया, तो जो कंपनी है वो दिसंबर में सैलरी रिलीज करेगी। ठीक है, तो क्योंकि तो सैलरी मार्च में बुक हो गई है, क्रेडिट तो एम्प्लॉइज को हमने मार्च में कर दिया, तो यहाँ पे उन्हें टीडीएस तो टेक्निकली मार्च में ही डिडक्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे वो मार्च में एलिजिबल नहीं है या लाइबल नहीं है। ठीक है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमें एक्सेप्शन दिया गया कि आप सैलरी में तभी टीडीएस डिडक्ट करो जब आप एक्चुअली क्या करोगे, पेमेंट करोगे। क्या करोगे, एक्चुअली पेमेंट करोगे। क्योंकि
अगर आपने यहीं पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया, मान के चलो सभी एम्प्लॉय का, ठीक है करेक्ट है, जिनका आपको होल्ड करना है उनका भी आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और उनका भी आपने अप्रैल में क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है करेक्ट है। और अगर उनकी सैलरी रिलीज ही नहीं हुई, तो वो हैंड ओवर देने के लिए आए ही नहीं, तो डिस्प्यूट क्लियर ही नहीं हुआ, तो फिर आपने जो टीडीएस पे किया उसका तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको एडवांटेज दिया है गया है इनकम टैक्स सेक्शन में, टीडीएस में, कि आप जो टीडीएस है वो आप पेमेंट करने के टाइम पे डिडक्ट करो, तो आप ये एडवांटेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है करेक्ट है। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमें टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो क्या बोलता है, नोट्स समझ लेते हैं। द ड्यू डेट फॉर टीडीएस डिडक्शन इज अर्लियर ऑफ क्रेडिटिंग टू पार्टी और पेमेंट टू पार्टी, जिसे हमने बताया कि या तो आप पार्टी को क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, या तो पेमेंट कर रहे हो, विच वॉज अर्लियर होगा। देर आर 7 एक्सेप्शन, जो मैं आपको 7 एक्सेप्शन बता रहा हूँ, ठीक है करेक्ट है, उसको आगे हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सैलरी, जो हमने बात की, सैलरी के बाद आपका ईपीएफ पेमेंट है, ये भी सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, 92B करके आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह, ठीक है, सेक्शन 194B हम डिस्कस करेंगे, ठीक है करेक्ट है। इसके बाद डिविडेंड है, इसका सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी, इसको भी हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। पेमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो ये 7 जो एक्सेप्शन यहाँ पे दिए गए, इसके हम सेक्शन 1 बाय 1 जब डिस्कस करेंगे तो ये जो पेमेंट्स इसकी क्लैरिटी आपको आएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर टीडीएस डिडक्शन, तो योर आंसर शुड बी आइदर क्रेडिटिंग टू पार्टी मीन्स इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच इज अर्लियर, बट देर आर 7 एक्सेप्शन जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है करेक्ट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ टीडीएस इज फ्लैट रेट, नो नीड टू ऐड सरचार्ज एंड सेस एक्सेप्ट सैलरी और पेमेंट आउटसाइड इंडिया टू एनआर और फॉरेन कंपनी। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहा है कि जब हम टीडीएस के सेक्शन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 25-30 सेक्शन तो हमें पढ़ना है, कम से कम याद रखना है, ठीक है। तो उसमें हमें टीडीएस का रेट बताया गया, हमें टीडीएस का क्या बताया गया, रेट बताया गया। मान के चलो हम एक सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन 194J, ठीक है, उसमें टीडीएस का रेट बताया गया, टीडीएस का रेट बताया गया 10%, ठीक है करेक्ट है। 2% का भी प्रोविजन है, आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जो प्रोफेशनल फीस वगैरह है 10%। अब यहाँ पे जब कभी आप इनकम टैक्स पढ़ते हो तो इनकम टैक्स में आपको सरचार्ज और जो सेस का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे अगर आपका आप इंडिविजुअल हो और आपका जो एनटीआई है वो 50 लाख अबव हो रहा है तो वहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। फिर 1 करोड़ हो रहा है तो वहाँ पे सरचार्ज का जो रेट हो बढ़ जाता है ना। ये चीज़ हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स, अगर आपने पढ़ा हो। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि अगर आप सैलरी पे कर रहे हो और सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, ठीक है, सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी एनआर या फिर फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, क्या आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इनको पे कर रहे हो। 2 पेमेंट अगर आप कर रहे हो, सैलरी का और नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी को पे कर आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे आपको बेसिक रेट तो लेना ही लेना है, जो आपको बताया गया सेक्शन में, आगे डिस्कस करेंगे। बट ये 2 पेमेंट्स के टाइम पे आपको सरचार्ज और सेस मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसका भी आपको खास ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब बताना ही चाहता हूँ कि जैसे अगर बेसिक रेट आपको 10% बोला गया, ठीक है, तो ये दोनों पेमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी आप पेमेंट्स करोगे उस पर आप टीडीएस 10% डिडक्ट करोगे, ठीक है करेक्ट है। लेकिन अगर ये 2 पेमेंट आप कर रहे हो, ठीक है करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको सरचार्ज और सेस का भी खास ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर सरचार्ज आपको बोला 10%, तो आपको इसके ऊपर 10% लेना है, ठीक है करेक्ट है। और फिर दोनों के ऊपर आपको 4% का क्या लेना है, सेस लेना है, ठीक है, सेस लेना है, ठीक है। और फिर आपको टोटल टीडीएस का रेट मिलेगा। तो कितना रेट मिल गया आपको, रेट यहाँ पे मिलेगा। अब इसको जो है डेसिमल में करेंगे कंसीडर, तो 11.44 आपका टीडीएस का रेट बना। तो आपको 11.44 आपको टीडीएस जो है डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सरचार्ज और सेस भी ऐड हो गया। तो ये खास आपको सैलरी और नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनीज के सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन को इन डिटेल, तो ये कैलकुलेशन भी इन डिटेल और समझने वाले हैं, ठीक है। तो यही बात बेसिकली हमें यहाँ पे बता रहा है। और दूसरा कि अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, मतलब आप पेयर हो, पेयर का मतलब आपको समझ गया कि कौन होता है पेयर का मतलब, सर जो बंदा पे कर रहा है, ठीक है, जिसको डिडक्टर भी बोलते हैं। तो जो बंदा पे कर रहा है, जो पेयर है, ठीक है, उसी को टीडीएस डिडक्ट करना है। तो जब वो टीडीएस डिडक्ट करेगा तो सामने वाले से पैन जरूर मांगेगा। क्या मांगेगा, उसका पैन जरूर मांगेगा। पैन मांगना भूलना नहीं है, ठीक है, पैन जरूर मांगना है, ठीक है। ये पैन क्यों मांगना है, क्योंकि अगर उसके पास पैन नहीं रहा तो सर वो फिर इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह कैसे फाइल करेगा, है ना, करेक्ट है, वो टैक्स का क्रेडिट कैसे क्लेम करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि अगर सामने वाले के पास पैन नहीं है तो हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे एज अ डिपार्ट उसको। तो आप क्या करो,
उस सिचुएशन में उसका जो टीडीएस का रेट होगा वो आप जो है वो आप 20% ले लेना फ्लैट। कितना ले लेना? 20% ले लेना। या फिर जो एक्चुअल रेट दिया होगा सेक्शंस में, जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो कुछ सेक्शंस में एक्चुअल रेट ज़्यादा है। जैसे अगर हम लॉटरी वगैरह की बात करें, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, वहाँ पे 30% का टीडीएस का प्रोविजन है, तो वहाँ पे फिर आपको 20 नहीं डिडक्ट करना, आपको 30 डिडक्ट करना है, क्योंकि विचोर इज हायर। तो सिंपल है सर कि अगर कोई बंदा जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो उसके पास पैन नहीं है तो आप एक सेक्शन अप्लाई करोगे, सेक्शन 206AA। ठीक है, ये सेक्शन आपको बोलता है कि आप 20% या फिर एक्चुअल रेट विचोर इज हायर आपको टीडीएस जो है आपको डिडक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऐसे सेक्शन है जहाँ पे ये वाला जो फंडा है कि 20% और एक्चुअल रेट विचोर इज हायर, ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, वो सेक्शन है 194O और 194Q। ठीक है, ये दो सेक्शन में बोला गया कि अगर जो पेई है उसके पास पैन नहीं है तो आपको मैक्सिमम जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो 5% करना है। अगर ये सेक्शन डिस्कस करेंगे, 5% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है ये दो सेक्शन में। बाकी सभी में आपको ये 20% वाला कॉन्सेप्ट या एक्चुअल रेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आज के डेट में क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको समझना है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक जो बेसिकली प्रोविजन करके रखा है कि आपको आपका जो पैन है वो आपके आधार से, आपके किससे? आधार से आपको क्या करना है? आपको लिंक करना है। ठीक है, आपको आपके आधार से लिंक करना। अगर आप लिंक नहीं करते, जो डेडलाइन 2023 तक प्रोवाइड करी गई थी, जून तक, आई थिंक जून 2023 तक ही प्रोवाइड करी गई थी, तो अगर आप नहीं उसको लिंक करते तो आपका जो पैन है वो इनवैलिड माना जाएगा। उसका जो पैन हो पर्सन का इनवैलिड माना जाएगा। तो उस सिचुएशन में उसका पैन हो कि भी पैन नहीं है ऐसा मानना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी पर्सन का पैन आधार से लिंक नहीं है तो उसका पैन इनवैलिड है, मतलब वो पैन है ही नहीं, आपको मानना है। फिर उस सिचुएशन में भी आपको जो 20% या एक्चुअल रेट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बेसिकली क्या करना है, वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके पास पैन है तो भी आपको बेसिकली पहले उसका पैन उसके आधार से लिंक है कि नहीं आप उसको वेरीफाई कर लो। तो कैसे वेरीफाई करोगे? तो सर आप सिंपल तरीके से यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आओगे। ठीक है, incometax.gov.in, यहाँ पे आपको लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। आप लिंक आधार स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो उस जो पर्सन का आपको पैन और आधार जो है बेसिकली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। पैन और आधार यहाँ पे मेंशन करना है और फिर यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस आपको चेक करना है। ठीक है, करेक्ट है। और अगर उसका पैन उसके आधार से क्या होगा, लिंक होगा, तो यहाँ पे बता देगा, और लिंक नहीं होगा तो नहीं बताएगा। तो अगर लिंक नहीं है उसका पैन उसके आधार से तो फिर आपको ये 20% और एक्चुअल रेट विच इज हायर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो ध्यान हो गया, आपको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे नोट्स में कि जो हमने बात की कि अगर आप टीडीएस टाइम पे डिडक्ट नहीं करते तो वहाँ पे 1% पर मंथ का क्या है, इंटरेस्ट है। और उसके लिए सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 2011A, 201 सब सेक्शन 1A करके सेक्शन है जिसमें आपको ये इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है।